नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ चल रहा है जिसका नाम है समास। और समास के भेदों में से हम 4 भेद पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास। तो जो लास्ट हमारा सेशन था जिसमें हमने डिस्कस किया था द्विगु समास के बारे में, और इसमें हमने पढ़ा था कि द्विगु समास किसे कहते हैं। तो वह समास जिसके का जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है और ये समूह या समाहार के होने का बोध कराता है, इसको द्विगु समास कहते हैं। और हमने द्विगु समास से जुड़े हुए बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़े थे, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर सीखे थे। और कुछ 3 से 4 जो शब्द हैं मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप इन बताइए कि इस समास में कौन सा इन शब्दों में कौन सा समास है। तो द्विगु और कर्मधारय समास हमने पढ़ा था, तो इन्हीं दोनों के एग्जाम्पल्स मैंने आप लोग को दिए थे कि इन दोनों में कौन सा समास है। तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा समास है। तो सबसे पहले आप समास विग्रह करके देखेंगे, समास विग्रह करेंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो आज भी हम समास के बाकी भेदों को कंटिन्यू करेंगे। रेडी हो जाइए आप सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये 4 शब्द मैंने आप लोग को होमवर्क में दिए थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि इन 4 शब्दों में आप बताइए कि कौन सा समास है। तो यहाँ पर हमने जो पिछले सेशन में समास डिस्कस किए थे उसमें मैंने आप लोग से कहा था कि हम एक कर्मधारय एक द्विगु समास हमने पढ़ा था। तो कर्मधारय समास की विशेषता क्या है कि हमेशा उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और दूसरा विशेषण और विशेष्य की का संबंध होता है दोनों में, ठीक है। और द्विगु समास में कहा था कि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और समाहार का बोध कराने वाला होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, आप लोगों को पहला शब्द जो है यहाँ पर वो है त्रिफला। तो त्रिफला शब्द यानी कि आप इसका समास विग्रह करेंगे 3 फलों का समूह। तो आपको दिख रहा है कि पहला पद जो है वो संख्यावाचक है और समाहार के होने का बोध यहाँ पर हो रहा है, किसी समूह के होने का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ये आपका द्विगु समास है। इस शब्द के अंदर आपका द्विगु समास है। अगला शब्द यहाँ पर आपको दिया है भला मानस। तो भला मानस, भला मानस का आप समास विग्रह करेंगे भला है जो मानस, भला है जो मानस। तो हमने कहा उत्तर पद हमेशा, देखिए यहाँ पर कोई भी आप देख सकते हैं कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है और ना ही यहाँ पर समाहार का बोध हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इसका उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान है और दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध है। किसी इंसान की विशेषता बताई गई है वो कैसा है, वो भला है। तो यहाँ पर कौन सा समास आपका होगा, यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है। इसी तरह अगला नील कमल। तो नील कमल भी सेम शब्द आप देख रहे हैं, आप समास विग्रह करेंगे नीला है जो कमल। कमल यानी कि हमने कहा बाद का पद प्रधान यानी कि जो कमल है वो प्रधान है, कमल की ही यहाँ पर विशेषता बताई गई है और दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध है। नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बताई गई है कि वो नीला है और नीला आपका विशेषण है,
कमल आपका विशेष्य है, तो ये भी आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला शब्द मैंने आप लोगों को दिया था सप्त ऋषि। सप्त ऋषि आप समास विग्रह करेंगे, सप्त 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह। तो देख सकते हैं 7 जो शब्द है वो आपको यहाँ पर संख्यावाचक एक आपका विशेषण है और समूह का बोध करा रहा है, तो ये भी आपका द्विगु समास है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ये किया होगा और आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो वो इस टाइम पे समझ सकता है, जान सकता है। नेक्स्ट, अब हम द्विगु समास से जुड़े हुए सभी एग्जाम्पल कर चुके हैं, सभी जो हमारे उदाहरण हैं उनसे हम समझ चुके हैं कि सभी समासों की विशेषताएं हैं। ठीक है, हर एक समास की अभी तक हमने 4 समास पढ़े हैं। हमने समास के 6 भेद टोटल आप लोगों को बताए और 4 समास अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो 4 हम पढ़ चुके हैं, चारों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो चारों समास की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे अव्ययी भाव से ही पता चल रहा है कि जो पहला पद है वो अव्यय है और प्रधान है। ठीक है, इसी तरह तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है और परसर्गों का लोप हो जाता है, यानी कि बीच में जो विभक्ति चिन्ह आते हैं इन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, और अगला हमने कर्मधारय में पढ़ा कि उत्तर यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष्य का यहाँ पर संबंध होता है दोनों में। ठीक है, द्विगु समास में हमने पढ़ा कि पूर्व पद संख्यावाचक होता है और आपका समाहार यानी समूह का बोध कराता है। जब भी आप क्लास में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका माइक काम कर रहा है या नहीं, आपका सिस्टम अच्छे से अपडेट है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए यहाँ पर हर समय लगे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपने अपना माइक चेक करें, अपना माइक देखें और काम कर रहा है या नहीं, ये आप देखें क्लास से पहले। क्योंकि कोई भी चीज आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, हम आपको यहाँ से कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, वो तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम समास पढ़ रहे हैं और समास में हम समास के 4 भेदों को पढ़ चुके हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समास के 6 भेद बहुत अच्छे से पता है? हैंड रेज कीजिए। समास के 6 भेदों का ज्ञान पूर्ण रूप से है, जो बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम 4 भेद पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, और जो हम 5वां समास का भेद पढ़ने वाले हैं वो है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी समास हम पढ़ रहे हैं सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं जिसके द्वारा हम उनको याद रख सकते हैं, जिसके द्वारा हम उनको समझ सकते हैं। तो द्वंद्व समास की भी कुछ विशेषताएं हैं जो कि अगर आप एक बार समझ जाएंगे, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको इजी लगेगा पढ़ने में, समझने में। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। जिस समस्त पद, अब ये समस्त पद क्या होता है? समस्त पद, समस्त पद क्या होता है? समस्त पद क्या होता है? यानी कि समास की प्रक्रिया के दौरान बना हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है, तो जिस समस्त पद में, पद के
दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक पद प्रधान है या पूर्व पद प्रधान है या बाद का पद प्रधान है। द्विगु समास में जो समस्त पद होता है उसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। उसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो दोनों पद होते हैं ना आपस में, वो योजक चिन्हों से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो योजक चिन्हों से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हमने कहा था तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों से आपस में जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पर ये जो पद होते हैं ये योजक शब्दों से, इनके दोनों पद योजक शब्दों से, इनके दोनों पद योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। इनके जो दोनों पद होते हैं वो आपस में योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर यहां पर मैं लिखूं पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, तो इसका जब हम समासीकरण करेंगे, यानी कि समास की प्रक्रिया जब होगी, तो ये बनेगा पाप पुण्य, ठीक है। तो ये आपका समस्त पद है। और आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों पद प्रधान हैं, यानी कि पाप पुण्य दोनों पद प्रधान हैं। ऐसा नहीं है कि प्रथम पद आपका प्रधान है या द्वितीय पद प्रधान है। यहाँ पर आपके दोनों पद प्रधान हैं। और मैंने कहा कि ये पद आपस में योजक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। योजक शब्द जैसे और, तथा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा पाप पुण्य, तो हम लिखेंगे पाप और पुण्य। अपना पराया, अपना और पराया। माता पिता, माता और पिता, माता पिता। तो इस समस्त पद के दोनों ही पद प्रधान हैं। इस तरह सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख, सुख दुख। और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। भाई और बहन, भाई बहन, या गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य। जब भी आपको इस तरह के पद दिए जाते हैं
समस्त पद दिए जाते हैं या सामासिक शब्द दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि गुरु शिष्य शब्द में समास बताइए, कौन सा समास है गुरु और शिष्य में। तो आप सबसे पहले समास विग्रह करके देखेंगे। आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान हैं। पहले आप देखेंगे कि दोनों पदों की अपनी अपनी प्रधानता है, गुरु की अपनी प्रधानता है, शिष्य की अपनी प्रधानता है। तो और उसके बाद देखेंगे कि सभी शब्द जो है योजक शब्दों से आपस में जुड़े हुए हैं, योजक शब्दों से जुड़े हुए हैं। तो इसे हम कहेंगे आपका द्वंद्व समास, यानी कि जब दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों ही आपस में योजक शब्दों से जुड़े हुए होंगे तो ये आपका द्वंद्व समास होगा। तो द्वंद्व समास की विशेषता बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है कि जब आप शब्द में देखेंगे कि उसका आप विग्रह करेंगे गुरु शिष्य तो देखेंगे दोनों ही पद प्रधान हैं और दोनों ही आपस में योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये आपको एकदम बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि ये आपका द्वंद्व समास है। अगर कहूं राजा और रंग, तो इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, राजा रंग। ठीक है, तो इस तरह के ये एग्जाम्पल हमने द्वंद्व समास के पढ़े, बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा सरल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा समास है बहुव्रीहि समास और कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊंगी। राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। इसी तरह आदान और प्रदान। इसी तरह दिन और रात। अपना और पराया। तो इनके आप यहाँ पर जो समस्त पद होंगे वो आप स्वयं से लिखेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है। राधा कृष्ण, आदान और प्रदान, दिन और रात, अपना और पराया। तो इसका आप यहाँ पर अपना जो समस्त पद है वो आप लिखेंगे और फिर देखिए समस्त पद जब आप लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका समास विग्रह आपने कैसे करना है और समास विग्रह करके ही आप विशेषताओं के आधार पर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो हमने कहा कि नेक्स्ट हमारा जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। अंतिम जो हमारा समास है वो है बहुव्रीहि समास। नंबर 6, बहुव्रीहि समास। बाकी समासों की तरह बहुव्रीहि समास की भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिससे आप समझ सकते हैं, इनको सीख सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए बहुव्रीहि समास में दोनों पद जो होते हैं गौण होते हैं, क्योंकि हालांकि ये जो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे कि बहुव्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं वो गौण होते हैं और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। बहुव्रीहि समास में दोनों पद
गौण होते हैं। दोनों पद मिलकर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी कि इन दोनों पदों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, ये दोनों अपने आप में गौण होते हैं और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक समस्त पद, ठीक है, यानी कि समास की प्रक्रिया के दौरान बना हुआ शब्द अगर मैं यहाँ पर लिखूं, एक समस्त पद मैं लिखूं और मैं यहाँ पर पीतांबर, इसका कोई भी स्वयं का यहाँ पर आपको अर्थ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका अगर आप समास विग्रह करते हैं, समास जब विग्रह आप करेंगे तो ये एक तीसरे ही अर्थ को प्रकट करेगा। समास विग्रह करने पर पीतांबर कोई भी इसका अपना अर्थ नहीं है, ये तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है। किसे? पीले हैं अंबर जिसके, अंबर यानी कि वस्त्र, पीले हैं अंबर जिसके, कौन है वो? कृष्ण। ठीक है, तो पीतांबर शब्द का स्वयं का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है, वो किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, और वो कौन है? श्री कृष्ण। और इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीलकंठ, तो क्या इसका समास विग्रह करने पर बनेगा? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो किसका है नीला कंठ? भगवान शिव। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे त्रिलोचन। त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन यानी कि तीन लोचन हैं जिसके, तीन लोचन, लोचन यानी कि नयन है जिसके, किसके हैं तीन नयन? शिव। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह विषधर, विषधर, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हमारा शब्द बनेगा? विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, कौन है विष को धारण करने वाला? शिव। इसी तरह दशानन, दशानन, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, आनन यानी कि सर। ठीक है, 10 है आनन जिसके, कौन है दशानन? रावण। तो आप देख सकते हैं
बहुव्रीहि समास जो है उसमें आपको एक अलग ही चीज देखने को मिल रही है, एक अलग ही चीज समझने को मिल रही है कि यहाँ पर जो समास समस्त पद है वो समस्त पद में बिल्कुल भी आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये इस शब्द का कोई अर्थ है। अगर आप पीतांबर लिखते हैं तो सबसे पहले आपको अगर समास उसमें बताना है तो उसका आपको विग्रह करना होगा, समास विग्रह आपको करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें किसी और ही शब्द का अर्थ निकल रहा है। अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा महावीर, महान है, महान वीर है जो, तो कौन है महान वीर? महावीर किसको बुलाया जाता है? महावीर किसको बुलाया जाता है? महावीर। महान है, महान वीर है जो, कौन है महान वीर? हनुमान। ठीक है, महान वीर है जो, कौन है? हनुमान। तो इस तरह से आप जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर देती हूँ जो आपको करके लेके आने हैं। ये आपके होमवर्क है। देखिए आज क्योंकि हमने 6 के 6 हमने यहाँ पर जो समास हैं वो पढ़ लिए हैं, समास को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इन्हीं समास में से देती हूँ। अगर आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा तो आप जरूर इनको सॉल्व कर पाएंगे। देवालय, चरण कमल, नव रात्र, शरणागत, सुख दुख, चतुर्मुख, या श्वेतांबर, तो ये आज आपके लिए होमवर्क है। आप इन सभी को पढ़कर आइए, इन सभी को रिवाइज कीजिए। आपने जो भी समास पढ़े हैं और उनसे इन सभी का समास विग्रह करके समास बताने का प्रयास कीजिए। ये आपका होमवर्क है। आप इनका समास विग्रह करेंगे और साथ ही समास का नाम बताएंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्कस करेंगे। तो बच्चे आज के सेशन में हमने द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास को बहुत ही अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना और सभी को हमने समास विग्रह करके भी देखा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समास जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो इसी पर आधारित होने वाला है, यानी कि समास से ही जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, उन्हें हम करेंगे। तो बिल्कुल आप रेडी होकर आइए, बिल्कुल रिवीजन करके आइए पूरे समास में जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं उसका। और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं जिनके आपको समास विग्रह करने हैं और समास का नाम भी बताना है। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।